नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश में बढ़े लॉकडाउन की, देश के नाम पीएम मोदी के खुले खत की, केंद्र सरकार पर कांग्रेस के तल्ख तेवरों की। जानेंगे मिशन 2022 को लेकर अखिलेश ने दिया क्या बयान, और आखिर में बात अर्थव्यवस्था के बंटाधार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सरकार का एक और फैसला, बदलेगी शिवराज सरकार, जनता ही चुनेगी महापौर और पार्षद। कैबिनेट में लाया जाएगा इस संशोधन प्रस्ताव, मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में किया जाएगा पेश। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का ऐलान, जून में होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। राज्य में 31 मई के बाद भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर बढ़ी तंगी, अप्रैल में केंद्र सरकार को जीएसटी से मिले 5,934 करोड़ रुपए, पिछले साल की तुलना में 87% कम। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में फैसला लेने का अधिकार केवल सीएम उद्धव ठाकरे के पास, सीएम के निर्णय से अब तक किसी को भी नहीं हुई कोई परेशानी। मौजूदा हालात में छटनी का दौर जारी, बुक माई शो अपने 19% कर्मचारियों की करेगी छटनी। इससे पहले उबर, ओला और स्विगी सहित कई कंपनियों ने की थी कर्मचारियों की छटनी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में पूर्णबंदी का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा था, और जिस तरह से स्वास्थ्य मुसीबत देश में पैर पसारती जा रही है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि लॉकडाउन का 5वां चरण भी आएगा। लेकिन ये कितने दिन का होगा और इस बार छूट का दायरा सरकार कितना बढ़ाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी थी। और अब मोदी सरकार ने लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान कर दिया। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले देखिए इस बार लॉकडाउन में कहां मिली है राहत। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान कर दिया है, और इस बार लॉकडाउन 2 या 3 सप्ताह का नहीं, पूरे 1 महीने के लिए लगाया गया है। लॉकडाउन का 5वां चरण 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। पहली बार एक साथ इतने लंबे लॉकडाउन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में अभी भी सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन इसके बाहर वाले क्षेत्रों में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से लॉकडाउन 5 का आगाज, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत होगी। सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो प्रतिबंध था वो खत्म कर दिया गया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में भी जा सकते हैं। कई राज्य चाह रहे थे मॉल भी खोले जाएं, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के 5वें चरण के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। पीएम ने इसे लेकर पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की थी। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। आपको बता दें, स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, लॉकडाउन का 5वें चरण का ऐलान हो गया है। इस बार पूरे 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें कई राहतें भी दी गई हैं। लेकिन मेट्रो और स्कूल कॉलेजों को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक और देश में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लॉकडाउन में इतनी ज्यादा ढील क्या एक नई मुसीबत को बुलावा नहीं दे रही है? जी मीनाक्षी, मुसीबत तो लगातार बनी हुई है और कम होने का नाम भी नहीं ले रही है, और नतीजा हमारे सामने है। अब हम लॉकडाउन के 5वें फेज में पहुंच गए हैं। ये 5वां फेज जो है अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन है, यानी पूरे 1 महीने का है, 30 जून तक चलना है। हालांकि इसमें जीवन को आसान बनाने के लिए मॉल्स, रेस्तरां, सैलून, धार्मिक स्थल, इन सबको चरणबद्ध तरीके से खोलने का प्रावधान है, जिसे अनलॉक नाम दिया गया है। लेकिन कंटेनमेंट जोन, यानी कि जिस एरिया में ज्यादा मरीज हैं, वहां पूरी तरह से लॉकडाउन को लागू रखने का आदेश है। लॉकडाउन 5 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों को तय करना है कि कैसे बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है। आज के नए दिशा निर्देश में मीनाक्षी, ये साफ साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं। कुल मिलाकर मीनाक्षी, केंद्र सरकार इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है कि सख्त लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। राज्य सरकारों को शुरुआती दिनों में केंद्र ने भरोसे में नहीं लिया, यानी राज्यों से कोई बातचीत
किए बिना ही सख्त लॉकडाउन की घोषणा केंद्र ने कर दी, जिसके बाद कई राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो गई। वो केंद्र से आर्थिक मदद की मांग करने लगे। खबर यह भी आई कि राज्यों को उनके हिस्से का जीएसटी की रकम तक नहीं मिली। ऐसे में शराब की दुकानें खोलकर और पेट्रोल डीजल में वैट की बढ़ोतरी करके राज्यों ने अपनी खराब होती हुई आर्थिक हालत को सुधारने की कोशिश की। मतलब ये कि अब केंद्र की मोदी सरकार इस महामारी के वक्त आनन फानन में लिए गए अपने फैसले से पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। और दूसरी तरफ जैसा कि पीएम मोदी का दावा था कि 21 दिनों के अंदर इस महामारी को वो हरा देंगे, उसमें भी मोदी सरकार असफल साबित हुई है और उसे लगातार लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ रहा है, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती चली गई, गरीब और गरीब होता गया। प्रवासी मजदूरों को तो अब तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए बड़ी चालाकी से मोदी सरकार ने अब गेंद को राज्यों के पाले में डाल दिया है और अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें लॉकडाउन में कितनी ढील देनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है मीनाक्षी कि जिस महामारी की वजह से देश की जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए उस पर खुलकर सरकार बात क्यों नहीं कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का जिक्र किया। साथ ही जनता को दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। क्या कुछ खास है पीएम के इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट में। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच आज बीजेपी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनता से मुखातिब हुए। इस बार प्रधानमंत्री टीवी या रेडियो पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया था, जब जनता ने पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी थी। पीएम मोदी के पत्र की अहम बातों पर नजर डालें तो पीएम मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर सीएए, ये निर्णय खास रहे। ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसलों और बदलावों ने देश की विकास यात्रा को नई गति और नए लक्ष्य दिए हैं। पहली बार अन्नदाता, छोटे कामगार, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के साथियों के लिए 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई। मौजूदा मुसीबत में दुनिया को शक था कि भारत में ये मुसीबत तेजी से फैलेगी, लेकिन दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर मौजूदा मुसीबत का सामना कर रहे योद्धाओं के सम्मान और पूर्णबंदी के दौरान जनता ने दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। इस मुसीबत में श्रमिक, प्रवासी कामगार, उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले लोग आदि ने कष्ट सहा है। उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मौजूदा मुसीबत में भारत ने अपनी एकजुटता से दुनिया को अचंभित किया, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी कई मिसाल कायम करेंगे। समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने बलबूते पर चलना होगा। इसका एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पत्र के जरिए जनता को न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, बल्कि भविष्य के भारत के सुनहरे सपने भी दिखाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। मोदी सरकार भले ही दूसरे कार्यकाल के एक साल पर अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही हो, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की माने तो मोदी सरकार इस एक साल में हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल को देश के लिए निराशा, कुप्रबंधन और असीम पीड़ा देने वाला साल बताया है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज देश के साथ पत्र संवाद साधा तो उस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का बखान था। अब बीजेपी सरकार के इस एक साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल पर बेबस लोग का नारा दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने सरकार की नाकामियों की 16 सूत्रीय सूची भी जारी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा, पीएम मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आए थे। 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। CMIE मौजूदा मुसीबत के बाद बेरोजगारी दर 27.1% पहुंचने का अनुमान जता रहा है। पीएम मोदी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 रुपए करने के वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन 6 साल में भारतीय रुपया सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा बन गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में जीडीपी का मतलब है ग्रॉसली डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, यानी लगातार गिरता प्रदर्शन। 6 सालों में देश में भटकाव की राजनीति और झूठे शोरगुल की पराकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज की पहचान बनी।
मोदी सरकार के कुप्रबंधन, असंवेदनशीलता ने लोगों को पीड़ा सहने को मजबूर किया। सरकार का राहत पैकेज सिर्फ जुमला है, जिसे जीडीपी का 10% बताया गया। वो पैकेज सिर्फ जीडीपी का 0.83% था। मोदी सरकार के 6 सालों में अन्नदाताओं के साथ छल हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार कृषि पर टैक्स लगाया। खाद पर 5, कीटनाशकों पर 18, ट्रैक्टर समेत कृषि उपकरणों पर 12, ट्रैक्टर टायर, ट्रांसमिशन और अन्य पार्ट्स पर 18% जीएसटी लगाया। 6 सालों में डीजल पर एक्साइज शुल्क ₹3.56 से बढ़कर ₹31.83 प्रति लीटर हो गया, यानी 800% की बढ़ोतरी। अब सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार की खामियां गिनवा दी है। देखना दिलचस्प होगा, स्वास्थ्य मुसीबत के बीच अपना बखान कर रही बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। अब जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर उसकी नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकारी आंकड़े भी केंद्र की खामियों को उजागर कर रहे हैं। दरअसल देश की मौजूदा मुसीबत मोदी सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर कई परेशानियां खड़ी करती दिख रही है। 2019-20 के आर्थिक आंकड़े सरकार की टेंशन में इजाफा कर रहे हैं। वित्त वर्ष 19-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 साल के निचले स्तर पर है, तो वहीं सरकारी खजाने का घाटा 7 साल में सबसे ज्यादा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मौजूदा मुसीबत के बीच सरकार की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सरकार जान और जहान दोनों बचाने की बात कर रही है। जान बचाने के लिए पूर्णबंदी की गई और जहान बचाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते मामले और सरकारी खजाने पर बढ़ता दबाव सरकार से बेहतर रणनीति की मांग कर रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें, 2019-20 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 4.6% रहा। ये 7 साल का उच्च स्तर है। 2012-13 में राजकोषीय घाटा 4.9% था। सरकार ने 3.8% घाटे का अनुमान लगाया था। 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% था। आंकड़े बता रहे हैं कि राजकोषीय घाटा सरकार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। दरअसल राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेने को मजबूर होती है और फिर ब्याज समेत चुकाती है। इसका सीधा असर जनता की जेब पर भी पड़ता है। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कई तरह के उपाय करती है, जैसे पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला भी राजकोषीय घाटे को ही कम करने के लिए लिया जाता है। दरअसल कर संग्रह कम होने की वजह से सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है। अब देखना होगा कि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है और इसका जनता की जेब पर कितना असर पड़ता है। अब आर्थिक मोर्चे पर तो सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं, जिससे सरकार कैसे पार पाती है ये देखना होगा। वहीं देखने लायक अब उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल भी है, जहां विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक सक्रियता भी इससे तेज होती दिख रही है। और इसे लेकर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा, गठबंधन में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। खासकर मायावती ने उन्हें राजनीति में बहुत कुछ सिखा दिया। और क्या कुछ कहा अखिलेश ने, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन सूबे में अभी से चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। योगी सरकार केंद्र के कामों के जरिए जनता को साध रही है। कांग्रेस योगी सरकार पर बरसने के साथ ही सूबे में संगठन को मजबूत कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाली है। तो वहीं बीएसपी भी खुद को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजर एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर है। क्या इस बार भी सपा किसी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस का हाथ थामा, तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ साइकिल को रफ्तार देने की रणनीति बनाई, लेकिन दोनों गठबंधन फेल साबित हुए। ऐसे में आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा उनकी पार्टी प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चाचा शिवपाल यादव के साथ आने के सवाल पर अखिलेश ने दो टूक कहा, उनकी पार्टी से जसवंत नगर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। जाहिर है कि अखिलेश चाचा शिवपाल को लेकर सख्ती के मूड में नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इशारों में साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने बीते चुनावों में गठबंधन की हालत का हवाला देते हुए कहा, राजनीति में कई बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक तरफ अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की जगह अकेले मैदान में उतरने की बात कह रहे थे, तो वहीं इस दौरान वो प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी बरसना नहीं भूले। अखिलेश ने मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि यूपी में बसों को लेकर केवल राजनीति की गई। यूपी को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। सरकार ने पहले ही कहा था कि उसके पास 70,000 बसें हैं। अगर सरकार चाहती तो लोगों को भरोसा दिलाकर इस समस्या का हल आसानी से निकाल सकती थी। वहीं बीजेपी के 1 साल के जश्न में भी सपा प्रमुख ने कहा, देश मुसीबत में है तो बीजेपी में जश्न का क्या मतलब। और बुलेटिन के आखिर में बात
अर्थव्यवस्था के बंटाधार की। भारत की अर्थव्यवस्था तो पहले से सुस्ती की शिकार थी। विपक्ष सरकार को आगाह कर रहा था, जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहा था, लेकिन शायद सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि आज अर्थव्यवस्था 11 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई, जिसकी तस्दीक खुद सरकारी आंकड़े कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा मुसीबत के दौर में तो गर्त में जा ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य हालात से पहले की बात करें तो भी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अर्थव्यवस्था मंदी झेल रही थी। तमाम सेक्टर इस मंदी की चपेट में थे और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन तब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंदी होने की बात से ही इनकार कर दिया। उनके मंत्री मंदी पर अनर्गल बयान देते नजर आए, लेकिन अब सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। जी हां, भारत की वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी 4.2% रही है। वहीं चौथी तिमाही में ये केवल 3.1% ही रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर एक साल के निचले स्तर 4.2% पर पहुंच गई है। वहीं जीडीपी के ये आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जनवरी में सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है, लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि सरकार के अनुमान में 0.8% कम है। आपको बता दें कि साल 2009 के आंकड़ों से पता चला कि वित्त वर्ष 2008-9 में देश की जीडीपी यानी विकास दर 3.09% रही। जीडीपी के इन आंकड़ों पर वैश्विक मंदी का साया था। दरअसल साल 2008 में दुनिया भर में मंदी छाई हुई थी। इस मंदी ने भारतीय इकोनॉमी को भी प्रभावित किया। इसका असर जीडीपी आंकड़ों पर देखने को मिला। आज करीब 11 साल बाद देश की जीडीपी एक बार फिर उसी स्तर के करीब जा पहुंची है। वहीं अप्रैल 2020 में 8 बुनियादी क्षेत्रों यानी कोर सेक्टर के उत्पादन में रिकॉर्ड गिरावट आई है। कोर सेक्टर ग्रोथ अप्रैल में 38.1% घटी है। वहीं ये साल तो आर्थिक दृष्टि से भी और भी खराब रहने वाला है। दरअसल मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के प्रकोप को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 का साल और बुरा होने की आशंका है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने तो यहाँ तक कह दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश के जीडीपी में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। ऐसे में साफ है कि देश की आर्थिक स्थिति जल्द सुधरने वाली नहीं है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।